एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के प्राचीन इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं एनसीईआरटी और दूसरे भरोसेमंद स्रोतों के आधार पर। पिछले अंक में हमने दक्षिण भारत के कुछ शुरुआती राजवंशों की बात की थी, चेर, चोल और पांड्या। हाँ बिल्कुल, उन महत्वपूर्ण राजवंशों पर हमने चर्चा की थी। जी, आज का हमारा विषय है संगम साहित्य और वे प्रसिद्ध संगम परिषदें जिन्होंने इसे आकार दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट से ली गई है, जिनमें इस विषय पर काफी विस्तार से बताया गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि संगम साहित्य के सबसे अहम पहलुओं, इसकी मुख्य रचनाओं और इन परिषदों की कहानी को एक साफ और व्यवस्थित तरीके से समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। और जैसा आपने कहा, ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी, राज्य पीसीएस या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य और मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण दोनों शामिल हैं। बिल्कुल, संगम साहित्य असल में शास्त्रीय तमिल कविता और गद्य का सबसे पुराना खजाना है जो आज हमारे पास मौजूद है। ये उस दौर में रचा गया जिसे संगम युग कहते हैं, यानी लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का समय। अच्छा, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। हाँ, ये तमिलकम क्षेत्र, जिसमें आज का तमिलनाडु, केरल और आसपास के कुछ हिस्से आते हैं, कि प्राचीन तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, कह सकते हैं। स्वर्ण युग। जी, संगम शब्द का मतलब ही होता है सभा या मिलन। ये उन प्रसिद्ध कवि अकादमियों की ओर इशारा करता है जिन्हें तमिल राजाओं, खासकर मदुरै के पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। पांड्य राजाओं का। इस साहित्य के दो मुख्य विषय हैं, अखम यानी अंदरूनी जीवन, जिसमें प्यार, घर परिवार की बातें आती हैं, प्रेम और घरेलू मामले। हाँ। और पुरम यानी बाहरी जीवन, जिसमें वीरता, युद्ध, नैतिकता और राजकाज की बातें होती हैं। यह साहित्य सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि उस समय के दक्षिण भारतीय समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, खासकर रोमनों यानी यवनों के साथ उनके व्यापार। यवनों के साथ व्यापार, ये तो बहुत बार आता है। हाँ बिल्कुल, उनके धर्म, जिसमें प्रकृति पूजा और मुरुगन या विष्णु जैसे देवताओं की पूजा शामिल थी, और उनकी राजनीति यानी चेर, चोल और पांड्य राज्यों के आपसी रिश्तों की एक जीती जागती तस्वीर पेश करता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ पुरानी कविताएं नहीं, बल्कि उस जमाने का एक आईना है। सही कहा। और जैसा आपने शुरू में बताया, परीक्षाओं के नजरिए से भी ये काफी अहम है। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 1 में प्राचीन इतिहास का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं और एसएससी में भी इससे जुड़े सवाल आते हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर कवियों, रचनाओं या फिर एट्टू थोकाए और पत्तू पाट्टू जैसे वर्गीकरणों से जुड़े तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, मतलब फैक्ट्स पर आधारित सवाल। जी, और मुख्य परीक्षा के लिए ये प्राचीन दक्षिण भारत की संस्कृति, समाज और शासन को समझने में बहुत मदद करता है, जिससे विश्लेषण वाले उत्तर लिखने में आसानी होती है। समझ गए। तो चलिए फिर इन संगम परिषदों की कहानी में गोता लगाते हैं। इनके बारे में कई किंवदंतियां भी सुनी हैं और कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। क्या आप हमें इनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? जरूर। तमिल परंपराओं में, खासकर इरनार अकपुरुल जैसी पुरानी टीकाओं में 3 लगातार हुई संगम परिषदों का जिक्र मिलता है। अब इन किंवदंतियों में जो समय बताया गया है, हजारों साल का, वो शायद बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो, जिसे हम पौराणिक कह सकते हैं। हजारों साल तो कुछ ज्यादा ही लगता है। हाँ, वो ऐतिहासिक नहीं रखता, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर यह माना जाता है कि मदुरई में पांड्या राजाओं के संरक्षण में कवियों की सभाएं या अकेडमियां जरूर थीं। तीनों ही परिषदें पांड्या राजवंश के तहत हुईं, जिनका राज चिन्ह मछली था और राजधानी मदुरई। तीनों पांड्यों के अधीन। हाँ। हालांकि चेर, धनुष चिन्ह, राजधानी वंजी या करूर, और चोल, बाघ चिन्ह, राजधानी उरैयूर या पुहार क्षेत्रों के कवियों और विचारों का भी इन पर असर रहा होगा, जाहिर है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। आइए इन तीनों परिषदों को एक एक करके देखें। पहली संगम या मुच्चंगम। मुच्चंगम कहा जाता है कि ये थेनुमुदरई नाम की जगह पर हुई थी। मान्यता है कि ये शहर बाद में समुद्र में समा गया।
ये आज के मदुरै से दक्षिण में कहीं रहा होगा। समुद्र में समा गया। ओहो। ओहो। हाँ, ऐसी किंवदंती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 4440 साल चली। 4440 साल? हाँ, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऐतिहासिक अनुमान इसे लगभग 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच रखते हैं। इसे शुरुआती पांड्या राजाओं का संरक्षण मिला था और कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य इसके अध्यक्ष थे। कुछ कहानियों में तो देवताओं को भी संरक्षक बताया गया है। ऋषि अगस्त्य, इनका नाम तो दक्षिण से बहुत जुड़ा है। बिल्कुल। दुख की बात है कि इस संगम का कोई भी साहित्यिक काम आज मौजूद नहीं है। माना जाता है कि सब कुछ समुद्री प्रलय में नष्ट हो गया। इसे तमिल काव्य परंपरा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो पहली संगम से कुछ बचा नहीं, ठीक है। जी। फिर आती है दूसरी संगम। इसका स्थान कपाटपुरम बताया जाता है, जो शायद पूर्वी पांड्य तट पर एक और शहर था और जिसके बारे में भी कहा जाता है कि वो समुद्र में डूब गया। ये भी डूब गया? हाँ, ऐसा मानते हैं। पौराणिक कथाओं में इसका समय 3700 साल बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक अनुमान इसे 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। इसे मध्य पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला और इसके अध्यक्ष भी ऋषि अगस्त्य ही माने जाते हैं। फिर से अगस्त्य ऋषि। जी। इस संगम से हमें सिर्फ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मिला है, तोलकाप्यम। तोलकाप्यम, ये नाम तो सुना है। तमिल व्याकरण का ग्रंथ। हाँ बिल्कुल, तमिल व्याकरण का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ। अगस्त्यम नाम के एक और ग्रंथ के कुछ हिस्से भी शायद इसी दौर के हैं। लगता है इस संगम में व्याकरण, नैतिकता और नियमों पर ज्यादा जोर था। मतलब नियम कायदे स्थापित हो रहे थे, कह सकते हैं। और फिर आती है तीसरी संगम। इसे कडारम या मदुरै संगम भी कहते हैं। ये आज के मदुरै शहर में ही हुई थी। अच्छा, ये मदुरै में हुई? जी। पौराणिक समय 1850 साल है, पर ऐतिहासिक तौर पर इसे लगभग 100 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के बीच का माना जाता है। यही वो दौर है जिसे हम मुख्य संगम युग कहते हैं। यानी लगभग 350 साल का समय। ये ज्यादा वास्तविक लगता है। बिल्कुल। इसे बाद के पांड्य राजाओं जैसे नेडुंजेलियन द्वितीय का संरक्षण मिला। माना जाता है कि नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे और इसमें करीब 449 कवियों ने हिस्सा लिया था। नक्कीरर और करीब 450 कवि? हाँ, आज हम जिस संगम साहित्य को जानते हैं उसका बड़ा हिस्सा इसी तीसरी संगम में रचा या संकलित किया गया। इसमें एट्टुथोकाय यानी 8 कविता संग्रह और पत्तुपाट्टू यानी 10 लंबे गीत शामिल हैं। एट्टुथोकाय और पत्तुपाट्टू, ये नाम याद रखने होंगे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 10वीं सदी के कुछ शिलालेखों से भी इस तीसरी संगम के होने की पुष्टि होती है। तो इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं। हाँ, कुछ हद तक। वाकई ये पौराणिक समय सीमाएं 4440 साल, 3700 साल सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा, ये आंकड़े ऐतिहासिक नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा हैं। असल में ये जो साहित्यिक गतिविधियां थीं वो करीब 400 साल के दौर में केंद्रित रही होंगी। 400 साल? जी। इस दौरान न सिर्फ पांड्य, चेर और चोल राजाओं ने बल्कि कई स्थानीय सरदारों, जिन्हें वेलेर कहा जाता था। वेलेर? हाँ, वेलेर, जैसे कि उदार संरक्षक पारी का नाम आता है, उन्होंने भी कवियों को खूब प्रोत्साहन और संरक्षण दिया। अच्छा, मतलब सिर्फ राजा ही नहीं, स्थानीय सरदार भी कवियों को संरक्षण देते थे। बिल्कुल। तो ये तीसरी संगम जो ऐतिहासिक रूप से सबसे पुख्ता है, इसी से हमें वो साहित्य मिला जिसे हम आज संगम साहित्य कहते हैं। कौन कौन सी खास रचनाएं हैं इसमें? हाँ, मुख्य रूप से तीसरी संगम से। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। मेलाकणक्कु यानी बड़ी रचनाएं जिनमें ज्यादातर कविता संग्रह हैं। मेलाकणक्कु, बड़ी रचनाएं। और कीलकणक्कु यानी छोटी रचनाएं जो बाद के दौर की हैं और जिनमें नीति और उपदेश पर ज्यादा जोर है। कीलकणक्कु, छोटी रचनाएं, उपदेशात्मक। जी। प्रमुख संग्रहों की बात करें तो पहले इट्टुथोकाई यानी 8 संग्रह। इसमें 8 अलग अलग संग्रह हैं जिनमें कुल मिलाकर 2300 से ज्यादा कविताएं। 2300 से ज्यादा? हाँ, ये कविताएं अकम, प्रेम और पुरम, युद्ध, वीरता, राजाओं की प्रशंसा, दोनों विषयों पर हैं। मिसाल के तौर पर पुरनारुरु में 400 कविताएं हैं जो राजाओं और योद्धाओं की वीरता का बखान करती हैं, और अकनानुरु में प्रेम पर 400 कविताएं हैं। ये उस जमाने के समाज और घटनाओं की झलक देती हैं। पुरनानुरु और अकनानुरु, ये नाम महत्वपूर्ण लगते हैं। बहुत ज्यादा। फिर है पत्तुपाट्टू यानी 10 गीत। इसमें 10 लंबी कविताएं हैं जो ज्यादा वर्णनात्मक हैं, जैसे तिरुमुरुगात्रु पट्टे, भगवान मुरुगन की महिमा और उनके पूजा स्थलों का वर्णन करती हैं, और पट्टिनपालाई, चोलों की राजधानी पुहार के शहरी जीवन और व्यापार का खूबसूरत चित्र खींचती है।
पुहार शहर का वर्णन। इसके अलावा महाकाव्य भी हैं, हालांकि ये संगम युग के ठीक बाद के माने जाते हैं और कभी-कभी पथिनेन कीलकणकु में भी गिने जाते हैं। पथिनेन कीलकड़कु, ये कीलकड़कु का हिस्सा हुआ? हाँ, उसी श्रेणी में आते हैं। 2 तमिल महाकाव्य सिलप्पतिकारम और मणिमेखलई संगम साहित्य की परंपरा से गहरे जुड़े हैं। अरम कन्नड़गी नाम की एक स्त्री के न्याय के संघर्ष की कहानी है और मणिमेखलय बौद्ध दर्शन और नैतिकता पर आधारित है। और व्याकरण के बारे में तोल्काप्पियम का जिक्र हुआ था? हाँ, तोल्काप्पियम को नहीं भूल सकते। यह सिर्फ व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें उस समय की तमिल भाषा, काव्य के नियम और यहाँ तक कि सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसे लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ये सिर्फ व्याकरण नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। इन रचनाओं से उस समय के जीवन के बारे में किस तरह की खास बातें पता चलती हैं? क्या कोई ऐसी रोचक जानकारी है जो आज भी हमें हैरान कर दे? बहुत कुछ पता चलता है। ये कविताएं महज कल्पना नहीं है, इनमें उस दौर की सच्चाई झलकती है। जैसे इनमें दक्षिण भारत के बंदरगाहों, खासकर मुजिरिस, चेरों और पुहार, चोलों का जिक्र है, जहां से मोती, काली मिर्च जैसे मसाले और दूसरी चीजें रोम तक भेजी जाती थीं। रोम तक? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जी बिल्कुल। यवन यानी यूनानी और रोमन व्यापारियों के जहाजों के आने जाने का वर्णन मिलता है। समाज में औरतों की स्थिति पर भी रोशनी पड़ती है। कुछ संकेत मिलते हैं कि शायद मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के कुछ तत्व मौजूद थे। मात्र सत्तात्मक तत्व? ये दिलचस्प है। हाँ, और युद्ध में शहीद हुए वीरों की याद में पत्थर लगाए जाते थे, जिन्हें नटकल या वीरकल कहा जाता था। उनका भी जिक्र है। नटकल, वीर पाषाण। जी, इससे पता चलता है कि वीरता का समाज में कितना सम्मान था। वाह, ये तो वाकई इतिहास को जीवंत कर देता है। अब मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि इन अद्भुत रचनाओं के पीछे कौन लोग थे? क्या हम कुछ प्रमुख कवियों और उनके योगदान के बारे में जान सकते हैं? जरूर। संगम साहित्य किसी एक कवि की रचना नहीं है, बल्कि ये 470 से ज्यादा कवियों का सामूहिक योगदान माना जाता है। 470 से ज्यादा? हाँ, इनमें कई घुमक्कड़ कवि या भाट थे जिन्हें पाणिर कहते थे। ये कवि समाज के अलग अलग तबकों से आते थे, जिनमें राजा से लेकर कुम्हार तक शामिल हो सकते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें करीब 30 महिला कवयित्रियां भी थी। 30 महिला कवयित्रियां उस जमाने में? जी हाँ। जिनमें अव्वैयार का नाम सबसे ज्यादा मशहूर है। चलिए कुछ प्रमुख नामों पर नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। एक थे कपिलर। इन्हें संगम युग के सबसे प्रतिभाशाली और विपुल कवियों में गिना जाता है। ये सरदार पारीवेल के बहुत अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है कि इन्होंने अकेले ही संगम साहित्य की करीब 10% कविताएं, यानी 200 से ज्यादा लिखी। अकेले 10%? कमाल है। इनकी कविताएं अक्कम, खासकर पहाड़ी इलाकों के प्रेम यानी कुरिंजी विषय पर, और पुरम, राजाओं की प्रशंसा, दोनों तरह की हैं। इनकी रचना कुरिंजी पाट्टू बहुत प्रसिद्ध है। कपिलर, ठीक है। और फिर हैं परनर। ये कपिलर के समकालीन थे और इन्हें एक इतिहासकार कवि की तरह देखा जाता है। इनकी कविताओं में ऐतिहासिक घटनाओं का काफी जिक्र मिलता है, जैसे चोल और पांड्य राजाओं के बीच हुए युद्ध। इन्होंने चेर राजाओं की भी प्रशंसा में कविताएं लिखी। इनका काम मुख्य रूप से पुरम यानी वीरता और राजकाज पर केंद्रित था। परनर, इतिहासकार कवि। फिर जाहिर अव्वैयार, ये संगम युग की सबसे जानी मानी महिला कवयित्री हैं। हालांकि बाद के समय में भी इस नाम की कवयित्रियां हुई हैं, लेकिन संगम युग की अव्वैयार खास हैं। इन्होंने पुरनानुरू में कई कविताएं लिखी और नीति वचनों का संग्रह आतिचूड़ी भी रचा। अव्वैयार, इनका नाम तो आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल। इनकी कविताओं में नैतिकता और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं पर जोर दिखता है। इन्होंने पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री की आवाज को बुलंद किया। फिर हैं नक्कीरर। ये तीसरी संगम से जुड़े एक महत्वपूर्ण कवि थे और भगवान मुरुगन के भक्त माने जाते हैं। इन्होंने तिरुमुरुगात्रु पट्टे लिखी, जो पत्तुपाट्टू की पहली और बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इसमें मुरुगन के 6 प्रमुख पूजा स्थलों का सुंदर वर्णन है। नक्कीरर, हाँ। मुरुगन के भक्त। हाँ। और तोल्काप्पियर का नाम तो हमने पहले भी लिया है। हाँ। ये महान व्याकरणविद थे। हाँ। जिन्हें ऋषि अगस्त्य का शिष्य माना जाता है। इनका ग्रंथ तोल्काप्पियम सिर्फ तमिल व्याकरण का आधार नहीं है, बल्कि इसने तमिल काव्यशास्त्र के नियम भी तय किए, खासकर तिणे का सिद्धांत। हाँ, तिणे सिद्धांत। हाँ, ये क्या है? इसमें
अलग अलग भौगोलिक परिदृश्यों जैसे पहाड़, जंगल, खेत, तट, रेगिस्तान को प्रेम और युद्ध की अलग अलग भावनाओं और स्थितियों से जोड़ा गया है। ये संगम साहित्य को समझने की कुंजी है एक तरह से। अच्छा, ये तो बहुत व्यवस्थित तरीका है भावनाओं को समझने का। जी। और अंत में इलांगो आदिगल, इनका समय संगम युग के थोड़ा बाद का माना जाता है, पर इनकी रचना संगम परंपरा की ही कड़ी है। ये एक चेर राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गए थे। इन्होंने महान महाकाव्य सिलपत्तिकारम लिखा, जिसकी नायिका कर्णिगी अपने पति के साथ हुए अन्याय का बदला लेती है। ये ग्रंथ न्याय, धर्म और शहर के जीवन जैसे विषयों को छूता है। इलांगो आदिगल, सिलप्पत्तिकारम के रचयिता। समझ गई। ये तो कमाल है कि इतने सारे कवि थे और उनमें महिला कवयित्रियां भी शामिल थीं। क्या समाज में इन कवियों का कोई खास रुतबा था? हाँ, बिल्कुल, कवियों का बहुत सम्मान था। कई कवि, जैसा मैंने बताया, घुमक्कड़ होते थे, पाणर, और अपनी कविताओं के जरिए राजाओं और सरदारों की प्रशंसा करते थे। बदले में उन्हें इनाम और संरक्षण मिलता था। पेरुम्पाणर उप्पटे जैसी रचनाएं इसी परंपरा का वर्णन करती हैं। इनाम और संरक्षण। जी। और महिला कवियों की मौजूदगी, भले ही उनकी संख्या कुल कवियों का सिर्फ 6% के आसपास थी, ये दिखाती है कि उस समाज में ज्ञान और कला के क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी जगह थी, जो उस जमाने के हिसाब से बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई महत्वपूर्ण है। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो संगम साहित्य का विकास धीरे धीरे हुआ। शुरुआती दौर, पहली दूसरी संगम के आसपास शायद नींव रखी गई, व्याकरण और काव्य के नियम बने। तोलकाप्पियम इसी दौर का है और पुरानी लोक मान्यताओं का असर दिखता है। फिर आया परिपक्व दौर, तीसरी संगम, जब अकम और पुरम का विभाजन और स्पष्ट हुआ। प्रेम को प्रकृति के संकेतों के जरिए बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया, तो वहीं युद्ध और वीरता का यथार्थवादी चित्रण भी मिलता है। इसी दौर के साहित्य से हमें समाज की झलक मिलती है। व्यापार, बंदरगाह, थोड़े लचीले सामाजिक नियम, मातृसत्ता के कुछ निशान, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, आर्थिक जीवन की बात करें तो मुजेरिस, पुहार जैसे बंदरगाहों से होने वाला व्यापार बहुत अहम था। पांड्य देश मोतियों के लिए मशहूर था। समाज में जाति व्यवस्था शायद उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हुई, और मांसाहार आम था। अच्छा। धर्म की बात करें तो मुर्गन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं, जी। युद्ध के देवता के रूप में बहुत लोकप्रिय थे। विष्णु और शिव के शुरुआती रूपों की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। जैन और बौद्ध धर्म का भी जिक्र आता है, जो दिखाता है कि अलग अलग विचारों के लिए जगह थी। धार्मिक सहिष्णुता थी, कह सकते हैं। तो काफी मिला-जुला धार्मिक माहौल था। हाँ, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर ये साहित्य हमें उस युग की एक बहुत ही व्यापक और रंगीन तस्वीर देता है। लेकिन क्या इसे समझने में कोई चुनौतियां भी हैं, और इसकी स्थायी विरासत क्या है? चुनौतियां तो है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये साहित्य मूल रूप से गाया सुना जाता था, मतलब मौखिक परंपरा थी। मौखिक, हाँ। इसे लिखा बहुत बाद में गया, शायद 10वीं सदी के आसपास। इतने लंबे समय के बाद लिखे जाने से कुछ बातें अस्पष्ट हो गईं, कुछ पाठों में अंतर आ गया। जाहिर है, समय के साथ बदलाव आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर जैसा हमने कहा, इसमें पौराणिक कथाएं भी मिली हुई हैं, जिससे शुद्ध ऐतिहासिक जानकारी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और संगम काल से जुड़े पुरातात्विक सबूत, जैसे उन परिषदों के स्थान, अभी भी बहुत सीमित हैं। हालांकि कील्डी जैसी जगहों पर हाल में हुई खुदाई से नई उम्मीदें जगी हैं। कील्डी की खुदाई, हाँ, वो काफी चर्चा में रही है। जी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद संगम साहित्य की विरासत बहुत बड़ी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चली आ रही धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक परंपराओं में से एक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब गैर धार्मिक विषयों पर केंद्रित। हाँ, प्रेम, युद्ध, नैतिकता, शासन, ये सब विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इसने बाद में दक्षिण भारत में विकसित हुए भक्ति आंदोलन को भी प्रभावित किया, और इसका श्रेय यूवी स्वामीनाथा अय्यर जैसे विद्वानों को भी जाता है, जिन्होंने 19वीं सदी के आखिर में ताड़पत्रों पर लिखी इन पुरानी पांडुलिपियों को खोजकर दोबारा प्रकाशित करवाया और इस खजाने को लुप्त होने से बचाया। यूवी स्वामीनाथा अय्यर, ये नाम याद रखना जरूरी है। जी, और परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये प्राचीन भारत में राज्यों की स्वायत्ता या संघवाद जैसी अवधारणाओं को समझने में भी कुछ हद तक मदद करता है। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में कहे तो संगम साहित्य और उसकी परिषदें प्राचीन तमिल समाज, उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था को समझने के लिए एक बेशकीमती जरिया है। ये रचनाएं उस दौर के लोगों के जीवन, उनके मूल्यों और उनकी कलात्मक सोच का आईना है। सही कहा।
और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हाँ। संगम साहित्य जो ज्यादातर प्यार, जंग, नीतिकता जैसे संसारिक या धर्मनिरपेक्ष विषयों पर बात करता है, उसकी आज की भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में क्या प्रासंगिकता हो सकती है, खासकर तब जब हम अलग अलग नजरियों और जीने के तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की आज की दुनिया में प्रासंगिकता, इस पर जरूर सोचना चाहिए। और अगर कोई श्रोता भारत का पूरा इतिहास एक स्पष्ट और संरचित तरीके से समझना चाहता है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां आपको भारतीय इतिहास पर सिलसिलेवार जानकारी मिलेगी। हाँ, वो काफी उपयोगी रहेगी। अगर आपको आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। एनसीईआरटी मंत्रणा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।